मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 9th क्लास का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो जो क्रांति है वो क्यों होती है? जब कुछ समाज में यानी यूरोप में कुछ चल रहा होगा गलत, तो ही तो क्रांति होती है ना। तो इसी प्रकार से जब रूस में क्रांति हुई, वहाँ रूस की राजगद्दी पे किसका शासन चल रहा होता है, कौन बैठा होता है? जार निकोलस द्वितीय। जो ये जार निकोलस द्वितीय है, ये एक निरंकुश राजा होता है, यानी किसी की भी नहीं मानता ये, यानी जो इसके पास शक्तियां हैं ये समझता है कि मुझे भगवान ने शक्तियां दी हैं और दैवी अधिकारों में विश्वास रखता है, और साथ में निरंकुश राजा है, बिल्कुल ही किसी की नहीं सुनता। उसके बाद जो इस तरह से रूस की जो जनसंख्या है वो राजा का विरोधी हो जाती है। केवल कुलीन वर्ग और जो पादरी वर्ग है, चर्च की जो देखभाल करते हैं, वही सिर्फ इसका साथ देते हैं। बाकी जो जनसंख्या है रूस की इसके विरुद्ध हो जाती है। और बल्कि जो कुलीन वर्ग है ना, उसमें से ही जो नौकरशाही होती है, मतलब जो भी पद होते हैं अपने सरकार में, जैसे जो पद होते हैं उनको नौकरशाही बोलते हैं। अब रूस में भी जो मतलब राजघराने में जो भी पद होते हैं कि राजा, मंत्री, ये सब मतलब अपनी मर्जी से कुलीन वर्ग से राजा अपने आप चुन लेता है। उधर से जो नैतिक पतन भी इसका होता है राजा का, क्योंकि जो इसकी पत्नी है ना वो एक ढोंगी साधु था। साधु समझते हो ना, तो रासपुतीन उसका नाम था। ये उसके दबाव में रहती है, जो वो साधु जो कुछ भी कह देता है वही वो मान लेती है और वही राजा को ये बोल देती है, और राजा भी वही करता है जो उसकी पत्नी कहती है। इसी प्रकार से जो बाकी जनता है वो राजा के खिलाफ हो जाती है, क्योंकि पूरा समाज है जो उसके बिल्कुल विरुद्ध हो जाता है, केवल कुलीन और पादरी वर्ग को छोड़कर। ठीक है, तो लेकिन समाज में फिर वो क्या होता है, समाजवाद लाना चाहते हैं। समाजवाद क्या होता है कि जो संसाधन है ना, सारे उत्पादन के संसाधन हैं, उस पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होकर पूरे समाज का अधिकार हो, ऐसा जो विचार है उसको बोलते हैं समाजवाद। तो ये क्यों आया? क्योंकि जो उत्पादन के साधन थे ना, उनके ऊपर कुछ ही लोगों का अधिकार था रूस में, और इसी वजह से समाजवाद का एक विचार लोगों के मन में आया। अच्छा, वहाँ पे रूस के समाज में कई तरह से मतलब विभाजित है रूस का समाज। एक था रेडिकल समूह है। रेडिकल समूह कौन सा था? जो जनसंख्या के बहुमत पर आधारित सरकार के पक्ष में था, यानी ये कहते थे कि सरकार में वही सरकार बनेगी जिसकी वर्ग की जनसंख्या ज़्यादा होगी, और ये साथ में महिलाओं को मताधिकार भी दिलाने के पक्ष में थे रेडिकल समूह वाले। एक था रूढ़िवादी वर्ग। तो जो रूढ़िवादी वर्ग था वो कुछ भी चेंज नहीं चाहता समाज में, वो जो चर्च की सत्ता है और कुलीन वर्ग के जो विशेष अधिकार है ना, उन्हीं का समर्थक है, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं चाहता। जो पूंजीवाद है वो क्या है कि जो पूंजीवाद वर्ग है समाज का, पूंजीवाद भी एक विचारधारा होती है। ये जो उत्पादन के जो भी संसाधन हैं उन पर निजी स्वामित्व का समर्थक है, यानी जो ये सरकार के अधीन न होकर व्यक्तियों के अपना अधिकार इनके ऊपर होना चाहिए। तो इसी प्रकार से जो 1917 में रूसी क्रांति है वो किसके लिए हुई? राजशाही के पतन के लिए, क्योंकि जो राजा था जार निकोलस द्वितीय, उसको जनता हटाना चाहती थी, और रूस के जो सारे संसाधन थे उसका पूरे समाज का वो अधिकार करना चाहती थी। और ये रूस में समाजवाद का उदय कब हुआ? 1898 में एक पार्टी का गठन हुआ जिसका नाम था रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी। तो श्रमिक पार्टी यहाँ पे क्यों वर्ड आया? क्योंकि जो मेनली जो क्रांति थी वो यहाँ पे मजदूर जो वर्ग होता है, जो समाज में पूंजीपति थे जिनका उद्योगों के ऊपर अपना अधिकार था, वो मजदूरों से उद्योगों में काम तो ज़्यादा करवाते थे, ना कोई टाइम फिक्स था, ना कोई वेतन उनका फिक्स था, तो उनका पूरा शोषण करते थे। तो इसीलिए 1898 में पार्टी का गठन हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि पहला विश्व युद्ध हो जाता है 1914 में, 1914 में। तो उसमें जो यूरोप का समाज है वो दो गुटों में बंट जाता है। एक साइड तो उसके जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की या टर्की, इनको केंद्रीय शक्तियां बोला जाता है, और जो दूसरा पक्ष है, इसका दूसरा खेमा है, उसमें फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और बाद में इटली व रोमानिया भी इसमें मिल जाते हैं। अब जो प्रथम विश्व युद्ध होता है उसमें जो दूसरा खेमा है उनकी हार हो जाती है,
और जो ये क्रांति है ये 1917 में जो शुरू होती है वो पेट्रोग्राद से शुरू होती है। तो जो इनकी हार हो जाती है तो इनको क्या नुकसान होता है दूसरे खेमे वालों के, कि रूस के 70 लाख सैनिक मारे जाते हैं वहाँ पे, सेनाओं को बहुत हानि होती है, उद्योगों पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, और ज़रूरी जो सामान है उसकी कमी हो जाती है, क्योंकि जब युद्ध होता है तो खाना पीना तो चलेगा ही ना, तो इसलिए सारी चीज़ों की कमी हो जाती है। इवन 1916 में जो वहाँ पे खाना था, मुख्य भोजन था पाव रोटी, उसकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वहाँ पे पूरी लाइन लगी होती है जहाँ पे ये मिलती हैं, और बहुत कम लोगों को ये प्राप्त होती हैं। अंडरस्टैंड। तो फिर क्या है, एक ड्यूमा वर्ड आपको मिलेगा इसमें, जो रूस की सरकार है उसको बोलते हैं ड्यूमा। तो फिर जब ऐसा समय हो रहा होता है वहाँ पे क्या होता है, श्रमिकों की पार्टी 98 में जो बनी थी वो 2 गुटों में बंट जाती है, बोल्शेविक और मेनशेविक में। यानी जो उस पार्टी में भी आपस में फूट पड़ने से 2 गुट बनते हैं, बोल्शेविक और मेनशेविक। जिसकी संख्या ज़्यादा होती है गुट की उसका नाम तो बोल्शेविक रख दिया जाता है, और जो कम संख्या वाले हैं उनको बोलते हैं मेनशेविक। और जो फिर लेनिन, आपको पता ही है कि बहुसंख्यकवाद तो आपको पता ही कि वो अपनी चलाते हैं, तो जो उनका नेता बनता है लेनिन। जो लेनिन है वो एक समाजवादी परिवर्ती का व्यक्ति है कि वो समाज में बराबरी करना चाहता है, यानी सारे जो अधिकार है पूरे समाज में सबको बराबर देना चाहता है। तो इससे पहले क्या होता है कि 1905 में एक रविवार के दिन क्या होता है, मैंने अभी बताया कि मजदूरों का शोषण हो रहा होता है रूस में। तो अपनी मांगों के लिए और वेतन में वृद्धि के लिए और काम के घंटे फिक्स करने के लिए राजा से मांग कर रहे थे, और ऐसे उन्होंने एक जुलूस निकाला और वो राजा के महल के सामने से गुजर रहा था, और उससे बिना बात की जो पुलिस थी, राजा ने ऑर्डर दिया कि इनके ऊपर गोलियां चला दो, तो पुलिस ने गोलियां चला दी और उसमें 100 मजदूर मर गए और 300 के करीब घायल हो गए। उस घटना को खूनी रविवार का नाम दिया गया। अंडरस्टैंड। अच्छा, आगे जो रूस में जो लोग थे वहाँ पे किसान थे, तो रूस के जो अमीर किसान थे और बड़े किसान थे जिनके पास अपनी बहुत सारी भूमि थी, ज़मीन थी, उनको कुल्लक से नाम से जाना जाता है। तो इसमें एक आता है स्टालिन का सामूहिकरण। सामूहिकीकरण का क्या मतलब है कि रूस में जो छोटे छोटे खेत थे तो उसमें आधुनिक खेती नहीं की जा सकती थी, तो इसलिए स्टालिन ने क्या किया, जो छोटे छोटे खेत थे उनको क्या किया, उसका सामूहिकरण कर दिया। इनका नहीं, वो बड़े बड़े वो मतलब कई कई खेतों को मिला के और उनको वो बना दिया, एक जगह बना दी, और कहा कि किसानों को ऑर्डर दे दिया कि आप सभी इसी में खेती इकट्ठा करो। और जो बड़े खेत थे उनका नाम रखा गया कोलखोज। अंडरस्टैंड। आगे क्या होता है कि जब वो खेती करते थे किसान इकट्ठा, तो जो भी उनसे आय प्राप्त होती थी या लाभ प्राप्त होता था वो आपस में बांट लेते थे। अब जो सामूहिकीकरण का है इसका भी प्रभाव पड़ा, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव। तो इसमें क्या था कि जिन लोगों की किसानों ने इसका विरोध किया, जिन्होंने ज़मीन छीन ली थी, ज़मीन छीन के और सामूहिकीकरण किया, और वो सारे किसान जो जिसके पास ज़मीन नहीं थी वो भी उस पर काम करने लगे और उनको भी आय दी जाने लगी। इवन जो मवेशी थे, मवेशी क्या होता है, पालतू जानवर होते हैं, तो सामूहिकीकरण के बाद लोगों ने मवेशियों को पालना बंद कर दिया या फिर कुछ सरकार ने अपने अंडर में ले लिए। और जो किसान इस सामूहिकीकरण का विरोध कर रहे थे कि नहीं होना चाहिए था, उनको सजा दी जाने लगी। उसके बाद किसानों ने इस बात पर भी जोर दिया कि जो ज़मीन मवेशी औजार वगैरह उनके लिए है ना सामूहिकीकरण में, वो हमें वापस दे दो। ठीक है, ये सामूहिकीकरण था। आगे जो रूसी क्रांति हो जाती है, फिर ऐसा समाज में चलेगा तो कितने दिन नहीं हुएगा, चलेगा ऐसे। तो रूसी क्रांति के विषयों पर प्रभाव पड़े, पूरी दुनिया पे भी प्रभाव पड़े। तो नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था हुई। समाज यानी जो समाज था वो बराबर होने लगा, यानी सभी व्यक्तियों को अधिकार दिए जाने लगे। आर्थिक व्यवस्था जो पूंजीवाद था उसका ख़त्म हो गया, यानी सारा मतलब सभी लोगों को अपने अधिकार मिलने लगे। जो मानव अधिकारों की मान्यता दी जाने लगी, यानी जैसे निरंकुश राजा थे वो तो अपने चलाते थे, लेकिन यहाँ पे था तो हर एक व्यक्ति को अपने अधिकार दिए जाने लगे, लोकतंत्र की तरह। अच्छा, लोक कल्याण की भावना पैदा हुई। श्रमिक संघ, जैसे सोचा कि मजदूरों ने जो रूस में किया अपनी मांग के लिए विरोध, तो ऐसा करने से उनकी मांगें मान ली गई, तो ऐसे पूरे विश्व में भी लोगों ने श्रमिक संघ बनाने शुरू कर दिए। आर्थिक नियोजन का मतलब है कि जो
पैसा है उसका मतलब नियोजन किया जाने लगा कि जो पैसा है देशों के पास है, हर एक देश ने ये सोचा कि उसको कहाँ कहाँ पूरी प्लान बना के लगाया जाने लगा कि उद्योगों में लगाना है, शिक्षा में लगाना है, इस प्रकार से। और जो किसान और मजदूर थे उनके सम्मान में वृद्धि हुई, आदर उनका किया जाने लगा क्योंकि उनके घंटे भी फिक्स किए गए काम के और वेतन भी उनको फिक्स दिया जाने लगा। अंडरस्टैंड। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समाजवादी आंदोलन होने लगे। समाजवादी का मतलब, जिसमें बार बार मैं बता रही हूँ कि समाज में सारे संसाधनों पे सबका अधिकार हो, सारे लोगों को जो समाज में रहते हैं उनको धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। अंडरस्टैंड। अब रूसी क्रांति है, उसके रूस पे प्रभाव तो ज़्यादा ही पड़ेंगे। तो नंबर 1 तो जार था ना जो निकोलस द्वितीय, उसके शासन को समाप्त कर दिया गया। लेनिन था, मैंने बोला कि लेनिन बहुत सही व्यक्ति था यहाँ पे, उसने समाज में मतलब अच्छे काम किए, तो उसके हाथ में आ गई शासन की सत्ता। पूंजीवादी व्यवस्था थी वो खत्म हो गई और विश्व में समाजवादी सरकार की स्थापना हुई, यानी सरकार में मतलब लोकतंत्र की स्थापना होने लगी। शिक्षा का दायित्व भी सरकार के हाथ में गया जो पहले चर्च में था। और रूस में आर्थिक नियोजन द्वारा औद्योगिकरण शुरू हुआ, यानी पैसा था ना आर्थिक नियोजन, तो उसको ये सोचा गया कि कहाँ पे लगाना चाहिए, तो उद्योग लगाए गए रूस में। और संविधान में सभी जातियों का प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था हुई, यानी जो संविधान में लोग होते हैं, सीट होती हैं, उनमें सभी जातियों के उम्मीदवारों को वहाँ पे रखा गया। और क्रांति के कारण देश में सामाजिक असमानताओं का अंत कर दिया गया, वही बार बार कि सारे समाज को बराबर समझा जाने लगा। ये अपनी रूस की क्रांति थी। और जो जार का शासन खत्म होना जरूरी था वो खत्म हो गया, राजा ने अपने आप ही गद्दी को छोड़ दिया, लीगल रूप से भी, और वैसे लोगों ने मतलब क्रांति के बेस पे करवाया। इस तरह से जो रूस की क्रांति थी उसका पूरे विश्व को ही फ़ायदा हुआ। और जो लोगों ने सोचा था कि क्रांति के बाद हमें ये फ़ायदा होगा, तो रूस की क्रांति उनके लिए पूरी एक सफल क्रांति रही। थैंक यू।